बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। इस नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं है, सच्चाई है। सच्चाई ये है कि सत्तारूढ़ पार्टी सबसे ज्यादा हल्ला, शोरगुल, मीडिया कवरेज और प्रोपेगेंडा करने में माहिर है। कांग्रेस लायक भी केस नहीं है, वो खारिज कर। ये अभी टेम्पररी उनको राहत अपने भले महसूस करें, लेकिन जब फाइनल फैसला आएगा तो वो कांग्रेस के नेताओं ने, जिन लोगों ने घोटाला किया है, ये फाइनल फैसला उनके विरुद्ध जाना ही है। नमस्कार, हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नेशनल हेराल्ड केस में आज एक बड़ा मोड़ आया है। दिल्ली की अदालत ने सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बताने वाली ईडी की प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट, जिसे आप मोटे तौर पर आरोप पत्र समझ सकते हैं, उसे मानने से इनकार कर दिया है। दिल्ली कोर्ट के इस फैसले पर कांग्रेस के मंच से पवन खेड़ा के शब्द हैं, जिस तरह गैंग्स ऑफ गांधीनगर ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी सरकारी एजेंसियों को प्राइवेट आर्मी की तरह इस्तेमाल करते हैं, आज उसकी पोल खुल गई है। हालांकि कांग्रेस के ऐसे बयानों के बावजूद तथ्य यह भी है कि केस की मेरिट पर अदालत ने कोई फैसला नहीं सुनाया है। सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के आधार पर हुई जांच के बाद प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल हुई, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसीलिए कोर्ट ने ईडी को झटका दिया। ईडी के पास कई विकल्प हैं और बताया यही जा रहा है कि वो अब इसके खिलाफ भी अपील में जाएंगे। आज मैं हल्ला बोल में पूछ रही हूं कि क्या नेशनल हेराल्ड केस में पिक्चर अभी बाकी है या सोनिया राहुल का दामन बच गया? पहले ये रिपोर्ट देखिए, चर्चा की शुरुआत करेंगे। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो कि खुद भी एक वकील है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे, और सुप्रिया श्रीनेत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। सबसे बड़ी टक्कर होगी, लेकिन ईडी सीबीआई को कवर करने वाले हमारे सहयोगी मुनीश पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे, जो ये बताएंगे कि इसको देखने का सही नजरिया क्या हो सकता है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। सत्यमेव जयते, कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली कोर्ट का फैसला सुनकर यही कहा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में आरोपी हैं और जमानत पर बाहर हैं। लेकिन दिल्ली की अदालत ने ईडी की प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट पर यह कहकर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं है। यानी कोर्ट के इस फैसले से नेशनल हेराल्ड केस फिलहाल ट्रायल स्टेज में आगे नहीं बढ़ा है। कांग्रेस इसे सोनिया और राहुल के खिलाफ रची गई साजिश पर कोर्ट से मिली जीत बता रही है। गैंग्स ऑफ गांधीनगर जिस तरह से हमारी एजेंसीज का दुरुपयोग करता है, आज वो बेनकाब हो गया, आज उस पोल खुल गई। इस देश का संविधान और इस देश का लोकतंत्र तबाही होने की कगार पर है। अगर उसको कोई रोक कर खड़ा है तो वो राहुल गांधी है, वो कांग्रेस पार्टी है। ये साजिश इसलिए रची जा रही है कि कैसे राहुल गांधी को हतोत्साहित करें, डिस्करेज करें, उनको रोकें। बार बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। इस नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं है, सच्चाई है। इसको घसीट के आगे ले जा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। वो जो अब मुझे याद नहीं है कि कौन से उसमें बनती है, वो जो कंपनी है, उसमें कोई पैसे निकाल ही नहीं सकता, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और ये स्पष्ट है, सबको मालूम है, सबको मालूम है, न्यायपालिका को भी मालूम है, और सत्य निकलेगा। दिल्ली कोर्ट के फैसले को कांग्रेस ने सोनिया राहुल को मिली बड़ी राहत की तरह प्रोजेक्ट किया है। हालांकि कोर्ट ने केस की मेरिट पर कोई निर्णय नहीं लिया है। ईडी को नेशनल हेराल्ड केस की जांच पर कोई रोक नहीं है। ईडी के पास दिल्ली कोर्ट के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने का अधिकार है। हालांकि जब कांग्रेस मानो अदालती जीत पाने जैसा जश्न मना रही है, तब बीजेपी उसे कानूनी प्रक्रिया समझा रही है। एक कंपनी बनाई गई AJL को डेट फ्री करने के लिए, यंग इंडियन, और यंग इंडियन ऐसी अजीबोगरीब कंपनी है जो एक पैसा डिविडेंड नहीं दे सकती आपको। आप उनकी डायरेक्टर हैं, आपको एक गाड़ी घोड़ा नहीं मिलता, प्रॉफिट नहीं मिलता, फिर मनी लॉन्ड्रिंग होगी। तो आज एक राहुल साहब की कोर्ट ने ये कह के कि आपका ये कांग्रेस भी लेने लायक नहीं है, मतलब कांग्रेस लायक भी केस नहीं है। अभी ईडी ने जो भी मटेरियल कलेक्ट किए, जितने एविडेंस कलेक्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस किए हैं, जब उसको डिटेल में
कोर्ट एग्जामिन करेगी, ये कोर्ट हो या हायर कोर्ट हो। अभी ईडी को अभी कोर्ट ने ये भी कहा है कि और भी मटेरियल आप कलेक्ट कर सकते हैं और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये अभी टेम्पररी उनको राहत अपने भले महसूस करें। लेकिन जब फाइनल फैसला आएगा तो वो कांग्रेस के नेताओं ने, जिन लोगों ने घोटाला किया है, ये फाइनल फैसला उनके विरुद्ध जाना ही। नेशनल हेराल्ड मामले में सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर दर्ज ईडी की प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट पर दिल्ली कोर्ट के संज्ञान लेने से इनकार के बाद अब दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज एफआईआर पर फोकस शिफ्ट हो सकता है। इस बीच सुब्रमण्यम स्वामी का पक्ष भी मान रहा है कि ईडी के हाथ बंधे नहीं है। आज जो ऑनरेबल कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है, इसमें यही क्या है कि जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो कंप्लेंट करी थी उसके बेस पे ईडी ने कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं करी, तो इसलिए ये मेरिट पे अभी टच नहीं किया है। ईडी चाहे तो इन्वेस्टिगेशन जारी रख सकती है, इसमें एफआईआर दर्ज कर सकती है। ईडी अगर एफआईआर दर्ज करती है तो आज ये डिक्लाइन नहीं होता। नेशनल हेराल्ड भ्रष्टाचार मामला जितना कानूनी है उतना राजनीतिक भी है और इसीलिए दिल्ली कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस कैंप से राजनीतिक जीत का बिगुल बजा है। लेकिन इतना तो तय है कि मामले में अभी कई मोड़ आने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सुप्रिया श्रीनेत, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गई हैं। गौरव जी, आप कह रहे हैं कि भाई केस के मेरिट पे नहीं हुआ है, केस के मेरिट पर कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये बात भी गौरतलब है कि अदालत ने संज्ञान लिया होता तो इस मामले में गांधी परिवार को आरोपी के तौर पर तलब किया जा सकता था। अब ऐसा नहीं होगा। क्या यह सेटबैक नहीं है ईडी के लिए बहुत बड़ा? चलिए अंजना जी, शुरुआत करते हैं, क्योंकि मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, कानून की बात से शुरू करता हूं और कोई तथ्य गलत हो तो चुनौती है कांग्रेस की प्रवक्ता बताएं और कुछ सवाल बाद में पूछूंगा, उसका उत्तर दे दें। सबसे पहले एक क्रिमिनल कंप्लेंट होती है, प्राइवेट कंप्लेंट, जिसमें धारा है 403, 406 और 420। खासकर 420 चीटिंग, धोखाधड़ी और बेईमानी। ठीक है, इसमें 7 साल की सजा है। आपको यह जरूर बताना चाहूंगा, यह मुकदमा अभी भी चल रहा है। ये पहला मुकदमा जिसको मैं कहूंगा पूरी चर्चा में, ये अभी भी चल रहा है। दूसरी बात, इस मुकदमे में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों बेल पे बाहर है। एक्यूज नंबर 1 सोनिया गांधी, एक्यूज नंबर 2 राहुल गांधी। तीसरी बात जो बड़ी है, इस मुकदमे को खत्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक सोनिया गांधी गई, मेरे हाथ में ये आदेश है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रथम दृष्टया ये धोखाधड़ी, जालसाजी, 420 चीटिंग का मुकदमा दिखता है, इसलिए हम राहत नहीं देंगे। तो मेरा पहला तथ्य स्थापित हो गया कि जो धोखाधड़ी, जो देश से इन्होंने कहीं ना कहीं गद्दारी करी है, करप्शन किया है, वो मुकदमा आज भी चल रहा है। अब आते हैं दूसरा क्या है। दूसरा है मनी लॉन्ड्रिंग का केस। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसमें ईडी जांच करती है। हाँ। और मनी लॉन्ड्रिंग का कोई भी केस हो अंजना जी, तो कानून ये कहता है हमारे देश का 2002 का कि प्रेडिकेट ऑफेंस, उससे पहले कुछ ऑफेंसेस हैं, चाहे वो इंडियन पीनल कोड जो पुरानी थी उसमें हो, चाहे और जो एक्ट है क्रिमिनल के, अगर वो ऑफेंस नहीं होगा तो मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा नहीं चलेगा। अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये प्राइवेट कंप्लेंट पे मुकदमा चल रहा है, ईडी ने जांच करी, तथ्यों के आधार पे एक चार्जशीट फाइल करी। एक बात राहत देते हुए ये लोग कह रहे हैं, मैं इसको कोई राहत नहीं समझता। कोर्ट ने ये कहा क्योंकि ये प्राइवेट कंप्लेंट है और ये एफआईआर नहीं है, इसलिए हम कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। लेकिन साथ में और क्या कहा, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कोर्ट ने कहा कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन ईडी करता रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, कोई राहत नहीं दी है एक्यूज्ड को, कोई राहत सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नहीं दी। तीसरी बात, इन्होंने एफआईआर की कॉपी मांगी, वो भी न्यायालय ने कहा कि हम जो है कॉपी नहीं दे सकते हैं। और मैं एक जानकारी देके अपनी बात को समाप्त करूंगा। ईओडब्ल्यू ने एक और एफआईआर, अब एफआईआर प्राइवेट कंप्लेंट नहीं, वो दर्ज कराई है और उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी हैं। तो आगे इनकी मुश्किलें और बढ़ने जा रही हैं। और जो पवन खेड़ा कह रहे थे गैंग्स ऑफ गांधीनगर को बदनाम करते हैं, पूरा भारत तो ये कह रहा है डकैत ऑफ इटली,
डेकॉइट्स ऑफ इटली, ये है ये लोग, क्योंकि इनकी बेल गाड़ी है। सोनिया गांधी भी बेल पे, राहुल गांधी भी बेल पे, रॉबर्ट वाड्रा भी बेल पे। सेकंड राउंड के लिए भी कुछ रखिए। मुनीश पांडे हमारे सहयोगी भी जो ईडी सीबीआई को कवर करते हैं स्टूडियो में आ गए हैं, लेकिन चूंकि गौरव भाटिया को एक मौका मिला है, सुप्रिया शिनेत भी बोलने, फिर मैं आपके पास भी आऊंगी ताकि दर्शक आम भाषा में समझे कि एक्चुअली किसके लिए सेटबैक है और किसके लिए सेटबैक नहीं है। सुप्रिया जी, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि उन्होंने आरोप पत्र को नहीं स्वीकारा, लेकिन टेक्निकल ग्राउंड पर कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और जो केस इन्फो रिपोर्ट ईडी दर्ज करती है, सीआईआर कहते हैं, वो दर्ज नहीं हुई है, इसलिए उन्होंने केस के मेरिट पर या इन्वेस्टिगेशन पर कुछ नहीं कहा है, ना रोक लगाई है। अंजना जी, आपको, आपके दर्शकों को और फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार। मैं तो आशा कर रही थी कि वरिष्ठ अधिवक्ता जी कुछ लीगल बातें करेंगे, कुछ लॉ सम्मत बातें करेंगे, कुछ ढंग की बातें करेंगे, लेकिन वही व्हाट्सएप के फर्रे। थोड़ा डिसअपॉइंट हुई, आज तो थोड़ी तैयारी से आना चाहिए था। अंजना जी, 12 साल से यह केस चलाया जा रहा था। 2013 की सुब्रमण्यम स्वामी की कंप्लेन है और 2021 लगभग 5 सालों से इसमें ईडी का भी इन्वॉल्वमेंट है। 12 सालों से झूठ फैलाया जा रहा था, छवि खराब करने के लिए तमाम लोग तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे। 12 साल से एक पॉलिटिकल विच हंट, एक प्रोपेगेंडा हुआ और आज उसका अंत हो गया। वो झूठ 2 मिनट तक कोर्ट में टिक नहीं पाया। ट्रायल तो बड़े दूर की बात है, चार्जशीट का कॉग्निजेंस लेने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। यह मैं पहली बात रखना चाहती हूं। दूसरी बात यहां पर बेहद जरूरी बात है और वो बात होनी चाहिए यहां पर। नेशनल हेरल्ड के केस में सुब्रमण्यम स्वामी ने एक प्राइवेट कंप्लेन फाइल करी थी 2013 में। 2021 में ईडी इस केस का हिस्सा बन गई, मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल ढूंढने लगी। यह अलग बात है कि ऐसा केस जहां पर एक पैसे का हस्तांतरण नहीं हुआ, एक्सचेंज नहीं हुआ, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग ढूंढ रही थी। ईडी के पास 5 साल थे। आज बोला जा रहा है प्रेडिकेट ऑफेंस, मैं उस पर बात करना चाहती हूं। प्रेडिकेट ऑफेंस में कोई एफआईआर एनफोर्समेंट एजेंसी, जांच एजेंसी ईडी की तरफ से क्यों नहीं की गई? 2013 से केस चल रहा था, 2025 में क्योंकि पता था कि झूठ के ताश की जो गड्डी है वो बिल्कुल गिर जाएगी और वो बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी, जो आज हो गई। इन्होंने 2025 में आकर एक ईओडब्ल्यू में कंप्लेंट फाइल करी है। असलियत यह है कि सत्य की जीत है। ये जो हम कह रहे थे, हम विंडिकेटेड है। कोर्ट इसको मैलाफाइडी और इलीगल मानता है, क्षेत्राधिकार से ईडी के दूर मानता है। एफआईआर जब हुई नहीं तो केस कैसे बनता है, इस पर सवाल उठे हैं। और अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं, क्या चार्जेस लगते थे मनी लॉन्ड्रिंग के? प्रूव हुआ क्या? नहीं हुआ। क्या चार्जेस लगते थे? इस पर कहा जाता था प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, अपराध से पैसा कमाया गया। क्या वहां से आया? कुछ प्रूफ नहीं हुआ। स्थानांतरण हुआ, कुछ प्रूफ नहीं हुआ। और मैं पूरी आशा करती हूं कि जब आप मेरे पास दूसरे राउंड में आइएगा तो आप मुझे संक्षिप्त में थोड़ा सा इस केस के बारे में आपके व्यूअर्स को बताने दीजिएगा। अगर आप मुझे परमिशन अभी दे दे तो मैं बहुत बिल्कुल। थोड़ा सा सुप्रिया जी रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए मुनीश, बट अगर आपके पास आते हैं, पिक्चर अभी बाकी है। क्या वाकई पिक्चर है सेकंड राउंड में? सेकंड नहीं, एक मिनट अंजना जी बोलिए। अंजना जी बोलिए 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 सुप्रिया जी। हाँ हाँ बोलिए, आप कुछ बोल रही थी। अच्छा, मैं बहुत ही संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ। तो वो सेकंड राउंड में करते हैं ना, केस के बारे में सेकंड राउंड में आते हैं सुप्रिया जी। सेकंड केस के बारे में सेकंड राउंड में आते हैं। आज पहले कोर्ट का जो मामला है आरोप पत्र नहीं स्वीकार करने का, उसको मुनीश कैसे हम लोग समझे, किस तरह से देखा जाए? क्योंकि वो लिख रहे हैं सत्यमेव जयते, ये बता रहे हैं कि भाई अभी मामला थोड़ी खत्म हुआ है और ईओडब्ल्यू ने 25 में हालांकि एक एफआईआर दर्ज की है। क्या होगा अंजना? देखिए, अगर फौरी तौर पे देखा जाए तो गांधी परिवार को राहत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ईडी के लिए सेटबैक भी है, इसमें भी कोई किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुनते हुए जो टिप्पणियां की हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। जब कोर्ट ने ये कहा कि वो कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, यानी कि आरोप पत्र पर संज्ञान नहीं लेंगे, तो बहुत साफ तौर पर उन्होंने बोला टेक्निकल ग्राउंड। और टेक्निकल ग्राउंड उन्होंने यही दिया हुआ है कि चूंकि ये कंप्लेंट एक प्राइवेट पर्सन यानी सुब्रमण्यम स्वामी उस समय प्राइवेट पर्सन की तरह ट्रीट किए गए थे, उस कंप्लेंट के बेसिस पे ईडी ने जांच शुरू की। हालांकि उसमें भी एक तकनीकी तर्क है। साल 2019 में पीएमएलए कानून में संशोधन किया गया था और संशोधन में कहा गया था कि अगर प्राइवेट पर्सन भी अगर कोई कंप्लेंट देता है तो ईडी पीएमएलए के तहत जांच शुरू कर सकती है। हालांकि कोर्ट ने उसे आधार नहीं माना। बिना केस दर्ज किए? बिना केस दर्ज किए। अगर मतलब ये जो ईसीआईआर कहा जा रहा है कि उनको दर्ज करना था, ये टेक्निकल ग्राउंड कैसे मिस हुआ? देखिए, ईडी में पीएमएलए जो कानून है उसके तहत बिल्कुल साफ है, या तो कंप्लेंट किसी प्रेडिकेट ऑफेंस यानी कि अगर किसी और एजेंसी ने
सीबीआई हो या पुलिस एजेंसी हो, अगर उन्होंने एफआईआर दर्ज की हो तब ईडी अपनी जांच शुरू कर सकती है। इस मामले में उन्होंने प्राइवेट कंप्लेंट के आधार पर जांच शुरू की, जो कोर्ट ने सही नहीं माना। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा हुआ है कि ईडी की जांच पे कोई टिप्पणी नहीं की है, उन्होंने जांच को रोकने का कोई आदेश नहीं दिया हुआ है। और ईडी का साफ तौर पे ये कहना है, इस वक्त जो अधिकारी हैं वहां के, उनका ये कहना है कि हमारी जो जांच है वो वैसे ही चलती रहेगी। केस काफी पुख्ता उन्होंने बनाया हुआ है। अब उनके पास में दिल्ली पुलिस की एफआईआर भी दर्ज है, हो सकता है आगे वो फिर से दोबारा चार्जशीट दाखिल करें इस पूरे मामले में। और बहुत मुमकिन है कि हाईकोर्ट में दरवाजा खटखटाया जाए इस आदेश के खिलाफ में, और वहां पर फिर से वो तर्क दिया जाए। वहां पर वो ग्राउंडिंग है कि साल 2019 में उस कानून में संशोधन हुआ था जिसके आधार पर ईसीआई दर्ज कर सकती थी ईडी, और उसी आधार पर उन्होंने ईसीआई दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। ठीक है, सुप्रिया जी को शायद आवाज नहीं जा रही है, मामला बहुत क्रूशियल है, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि आप भी इसको सुन पाएंगी तो बेहतर रहेगा, कोशिश कीजिएगा उनको। गौरव भाटिया जी, लेकिन आप हमेशा कहते हैं कि देखिए बेल पर बाहर घूम रहे हैं, बेल पर बाहर घूम रहे हैं, लेकिन ये तो मतलब उनको बोलिए आरोप पत्र ही नहीं स्वीकार अगर हो तो ये तो सेटबैक है ना। मतलब कर क्या रहा था ईडी, क्या कर रहा था? नहीं अंजना जी, देखिए जो तथ्य मैंने रखे थे, एक एक तथ्य विधिक तौर पे भी और तथ्यात्मक रूप पे भी सही साबित हुआ। जो मुनीश पांडे ने बताया है और जो मैंने बताया है वो एक ही बात बताई। आपने कहा चार्जशीट की कॉग्निजेंस नहीं ली गई, तो मैं सबसे पहले ये कह दूं कि जो प्राइवेट कंप्लेंट है वो आज भी चल रही है। एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 सोनिया गांधी और राहुल गांधी है, और उस ट्रायल में 420 का सेक्शन लगा हुआ है, तो उसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है। क्या इससे कोई इंकार कर सकता है? उसी केस में पहला केस जिसको मैंने हवाला दिया, लीगल बात नहीं करते, लीगल बात नहीं करते। अब अगर आप लीगल समझ ना रखो तो हम क्या कर सकते हैं? अगर अभिषेक मनु सिंघवी जी, पी चिदम्बरम जी जो मेरे साथी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है, वो आते चर्चा पे तो मैं जरूर बताता और वो भी अपना तर्क रखते। मेरे हाथ में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये लीगल बात ही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी, और देखिए नाम लिखा है सोनिया गांधी का इस ऑर्डर में, ये गए कि क्वॉश कर दीजिए जो क्रिमिनल कंप्लेंट है, क्वॉश मतलब खत्म कर दीजिए। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने और दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि हम खत्म नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पहला जो केस है वो आज भी चल रहा है। तो राहत कैसी है? मैं तो ये कहूंगा कि आगे हो सकता है कि न्यायालय में ट्रायल चले और 7 साल की सजा हो जाए। अगर इसको डकैत इटालियन एक राहत मानते हैं तो ये उनकी मर्जी है। अब मैं आता हूं जो आज का ऑर्डर है। देखिए आज के ऑर्डर में फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात न्यायालय ने करी है। दूसरी बात, जो जांच एजेंसी है उसके पास लीगल रेमेडी है। लीगल रेमेडी क्या है? उच्च न्यायालय में इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि कानून जो है यहाँ पे साइलेंट है, वैक्यूम है, जजमेंट्स देखेंगे और उच्च न्यायालय कह सकता है कि प्राइवेट कंप्लेंट में भी ईडी के पास अधिकार है। लेकिन आज बड़ी बात जो है, जो मैं पूछना चाहूंगा, आप ये बताइए ऐसा कैसे है जो एजेएल है उसके पास 2000 करोड़ रुपए के एसेट्स थे। अंजना जी समझिए, 2000 करोड़ रुपए के एसेट्स थे एजेएल के पास, 90 करोड़ रुपए का लोन था। एक नई कंपनी आती है यंग इंडिया, जिसमें 38% जो शेयर होल्डिंग है वो सोनिया गांधी की है और 38% जो है वो राहुल गांधी की है। जिस कंपनी के पास 2000 करोड़ के एसेट हैं, वो क्या 100 करोड़ के एसेट में कह रहा हूं 90 में बेच देती, औने पौने भाव पे बेचती, और 90 करोड़ का जो उसका लेन देन था, जो कर्ज था, वो खत्म हो जाता। लेकिन 50 लाख रुपए डोटेक से 1 करोड़ रुपए उधार लेती है यंग इंडिया, और यंग इंडिया को 2000 करोड़ के एसेट्स ट्रांसफर हो जाते हैं, जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो आरोप है वो यही है। और मुनीश, आपको कहीं भी बीच में लगे इशारा कीजिएगा, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट हो तो गौरव जी मैं आ रही हूँ। एक बार दिखा दीजिए ग्राफिक्स संभवन। आप केस के मेरिट पर बात करना चाह रही थी, हम बस आरोप बता रहे हैं जो ईडी की तरफ से आरोप है। अगर आपको भी कुछ लगता है उसमें ऐड करना है, एक एक करके सीरीज में बता रहे हैं। सुप्रिया जी आप जवाब दीजिएगा। यंग इंडियन लिमिटेड में नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों के ट्रांसफर पर ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। 2010 में बने यंग इंडिया लिमिटेड में सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों के 38% शेयर है। ये कंपनी बनी 2010 में। मुझे पता है, मुझे एक्सप्लेन कर लेने दीजिए। आप हमारे दर्शक भी सुन लेंगे, आप फिर काउंटर कीजिएगा कुछ गलत हो तो।
नेशनल हेराल्ड चलाने वाली एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल को 90 करोड़ का जो कर्ज था वो कांग्रेस ने माफ किया। 90 करोड़ का कर्ज था। 50 लाख में एजेएल के सारे शेयर्स जो है वो यंग इंडिया लिमिटेड को मिलते हैं और एजेएल के पास करीब 2000 करोड़ के एसेट्स हैं। ऐसे में आपको इतनी कम कीमत पे उसके सारे शेयर्स कैसे मिल गए? ये तमाम आरोप है। अब सुप्रिया जी जवाब दीजिए। मैं इन सारे आरोपों का जवाब दूंगी, लेकिन मैं दो बातें बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूं। ये जो बार बार आपके यहां लिखकर भी आ रहा है और बोल भी रहे बीजेपी वाले, पिक्चर अभी बाकी है, उनको मैं ये बताना चाहती हूं कि 12 साल की मशक्कत के बाद एक चार्जशीट बनी और वो इतनी खोखली और इतने झूठ के पुलिंदे पर खड़ी थी कि उसकी कॉग्निसेंस नहीं ली जा सकी। तो अब ईडी ईडी रगड़ता रहे ईडी, एक जगह नहीं 10 जगह अपील करे, एक जगह नहीं 10 और एफआईआर फाइल करे। देश को समझ में आ गया कि प्रतिशोध की, बदले की भावना से पॉलिटिकल विंच हट की कितनी गंदी राजनीति बीजेपी कर रही है ईडी के माध्यम से। पहली बात मैं ये बोलना चाहती हूं। एक और बात आपके दर्शकों को बता दूं यहां पर, उसका खंडन कोई करना चाहे तो करके दिखाए। 2015 में कटोच जी ईडी के डायरेक्टर थे, जिनका अपॉइंटमेंट नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया था। उन्होंने कहा था इस मामले में कोई दम नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग के कोई चार्जेस नहीं, इस मामले को बंद कर दिया गया। फिर कुरेदा गया ये मामला और दोबारा से ये मामला खुलवाया गया। तो ईडी की तो ये विश्वसनीयता है। अब मैं आपकी बातों पर जाती हूं अंजना जी। यहां पर इतने बड़े प्रवक्ता महोदय, 2000 करोड़ कहां से डेटा आया? मुझे जरा बताइए, 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से आई? या तो अरुण जेटली जी दिवंगत आत्मा, उनके लिए झूठ बोला जा रहा है, या निर्मला जी झूठी है, क्योंकि उनके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब रेज करी कंप्लेन तो उसमें लिखा कि 359 करोड़ की प्रॉपर्टी है। वो 2000 करोड़ की कैसे बना दी इन्होंने? जरा पहले तो मुझे यह बताइए, क्या वित्त मंत्रालय और आईटी डिपार्टमेंट झूठ बोल रहा है? पहली बात। और अब मैं आपके आरोपों पर जाती हूं। अगर अंजना जी, मैं आप ही के तथ्य और जो तथ्य बीजेपी भी दे रही है कि कैसे 90 करोड़ का 50 लाख में हो गया, कैसे ट्रांसफर हो गया, ये बता दूं। उसी पे ईडी के भी तथ्य, ईडी के तथ्य तो धराशायी हो गए ना, ईडी को तो मुंह की खानी पड़ी, फुस हो गया नरेंद्र मोदी जी का पटाखा। मैं उसी तथ्यों पे बात कर रही हूं। अब तथ्य सुनिए। एजेएल एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड पंडित ने, और थोड़ा सा मैं इसमें 1 मिनट का वक्त लूंगी, आशा करती हूं मुझे टोका नहीं जाएगा। एजेएल पंडित नेहरू, रफी अहमद किदवई, पुरुषोत्तम दास टंडन जी जैसों ने कंपनी बनाई और नेशनल हेराल्ड पेपर आजादी की लड़ाई का मुखपत्र बना। जब एजेएल में वित्तीय दिक्कतें आई, संकट आया, तो 2002 से 2011 के बीच में 100 ट्रांजैक्शन नेफ्ट आरटीजीएस चेक के माध्यम से कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन दिया। लेकिन कंपनी कर्ज में डूबी थी। और यह पैसा क्यों दिया गया? बिजली के बिल देने के लिए, वीआरएस देने के लिए, पेंशन देने के लिए, सैलरी देने के लिए, इस तरह की चीजों पर। जब कंपनी संकट में डूबी थी तो इसको डेट टू इक्विटी कन्वर्जन कहा जाता है। और अगर डेट टू इक्विटी कन्वर्जन, कर्जे को शेयर में तब्दील करना गलत है, तो सरकार का एनसीएलटी, सरकार की आईबीसी और पूरा कॉर्पोरेट इंडिया बंद हो जाएगा। आज भी एनसीएलटी में डेट टू इक्विटी कन्वर्जन करके कंपनीज का वारा न्यारा किया जा रहा है। पहली बात। और यंग इंडियंस जो बनी वो सेक्शन 25 के अंतर्गत नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनी। उस कंपनी का एक भी शेयर होल्डर, एक नया पैसे का डिविडेंड, एक नए पैसे की सैलरी, कोई वित्तीय लाभ वहां से नहीं कमा सकता है। शेयर होल्डर है यंग इंडियन, ओनर नहीं है। प्रॉपर्टीज एजेएल के पास रही, जो राजस्व आ रहा है एजेएल से आ रहा है। और बीजेपी की महामूर्खता देखिए, बेच देते एसेट। नहीं बेच सकते हैं एसेट, ये लीज पर मिले हुए एसेट्स हैं जो हमें यूज करने के लिए मिले हैं। और उसके बाद हमने जब डेट टू इक्विटी कन्वर्जन किया तो नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज का पुनर्जीवन हुआ। आज वो पेपर्स छपते हैं, उनकी वेबसाइट्स है, उनकी डिजिटल फुटप्रिंट है। बीजेपी झूठ तो ढंग का बोले, झूठ तो ढंग, या तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट झूठ बोल रहा है। 359 करोड़ की। ठीक है, जल्दी से मुनीष ने एक बार हाथ रेस किया था। मुनीष, आपको एक पॉइंट काउंटर करना चाहते थे। ठीक है मुनीष। देखिए, उसमें मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जिस बात का जिक्र किया है सुप्रिया जी ने, उसमें एक तथ्य सही है कि ईडी के ही अधिकारी थे जिन्होंने साल 2015 के आसपास में उन्होंने कहा था कि प्राइवेट कंप्लेंट के आधार पर ईडी जो है ईसीआईआर यानी कि केस रजिस्टर कर जांच नहीं शुरू कर सकती है। लेकिन उसके बाद साल 2019 में पीएमएलए कानून में संशोधन हुआ था और उसके बाद में ईडी ने मामले की जांच कर इस पे कार्रवाई शुरू की थी। दूसरा, जो आरोपों की लिस्ट अंजना आपने थोड़ी देर पहले बताई, उसमें जब ईडी ने
जांच शुरू की थी, तो ईडी ने अपने जो आरोप पत्र है या फिर जो उनकी फाइंडिंग्स है उसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा हुआ था कि इन प्रॉपर्टीज के जरिए गलत तरीके से पैसा भी कमाया जा रहा था। उनको कई सारी फेक इनवॉइसेस मिली थी। उनका यह भी आरोप था कि जो लोग नेशनल हेराल्ड के लिए काम कर रहे थे उनको गलत तरीके से दिखाया जा रहा था कि सैलरी दी जा रही है। तो ये सारे आरोपों को मिलाकर ईडी ने अपना एक जो चार्जशीट है। ठीक है, मैं आ रही हूँ। एक बार प्रॉपर्टी दिखा देते हैं कहां पर है। दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर है, लखनऊ में कैसर बाग में है, मुंबई में बांद्रा में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर है, पटना में अदालतगंज, पंचकुला सेक्टर 6 में है, इंदौर एबी रोड पर है और भोपाल में एमपी नगर। जो सारे अटैच हैं आज के दिन में। हाँ ठीक है, ठीक है। एक छोटा सा काउंटर एक बार सुप्रिया जी दे दें, फिर गौरव जी आपको लंबा टाइम दूंगी। छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ। हाँ जी हाँ, देखिए गलत ईडी ने तो बहुत मनोहर कहानियां रची, मनगढ़ंत कहानियां रची ईडी ने तो बहुत मनोहर कहानियां रची। वो मनोहर कहानियां टिक कहां रही हैं? और अगर ईडी की ही मान लीजिए तो हेमंतो बिस्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, तमाम ऐसे लोग हैं, नारायण राणे, कौन ऐसा नहीं है जो जेल में ना होता। ईडी की बातें मत मानिए। ईडी जो है वो मोदी जी की प्राइवेट एजेंसी है जिससे सरकारें गिराई जाती है, लोगों को डराया धमकाया जाता है। कांग्रेस को गलत चुन लिया, हमें कोई डरा नहीं सकता। लेकिन अंजना जी मैं ये कहना चाहती हूं, एजेएल और यंग इंडियन का रिश्ता नॉट फॉर प्रॉफिट है। दैट इज द बेस लाइन ऑफ दिस केस, दैट्स द बेस लाइन ऑफ द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, एक काउंटर आर्ग्यूमेंट मैं आपको हर आर्ग्यूमेंट करने दे रही हूं। लेकिन जब नेहरू जी ने एजेएल शुरू किया तो 5000 शेयर होल्डर्स थे, 5000। कुछ सोच के किया होगा ना उन्होंने कि किसी एक की उस पर वर्चस्व नहीं चलेगा। लेकिन जब आप यंग इंडिया लिमिटेड खोलते हैं तो क्या सोचकर 38 यानी लगभग कितना हो गया? 76%। 76% सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास। क्यों? मैं कुछ बताना चाहता हूँ, गलत तथ्य रख रही हैं टीवी पे, मैं उत्तर देना चाहता हूँ। मैं बताती हूँ अंजना जी, जब सरकार ने एनसीएलटी में, अरे भाई रुक जाइए, ये गलत बात है। नहीं अंजना जी, गौरव जी प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर। मैं आ रही हूँ, एक काउंटर क्वेश्चन है, उनसे जवाब लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगी। बोलिए जल्दी से सुप्रिया जी। मतलब 76% एक ही फैमिली में क्यों? अंजना जी अगर मैं आपकी ही बात मैं बताती हूं, अगर आप ही की आर्ग्यूमेंट को मैं लूं और मैं कॉर्पोरेट जगत को थोड़ा बहुत समझती हूं, फाइनेंस बहुत जबरदस्त किया है, तो भूषण स्टील को जब टाटा स्टील को बेचा जा रहा था एनसीएलटी में, सरकार की एनसीएलटी में, तो फिर क्यों कन्वर्जन कर दिया गया और सारा शेयर टाटा स्टील के पास क्यों चला गया? ये तो कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन था। यहां पर तो नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रांजैक्शन किया जा रहा है और यहां पर पूरा भूषण स्टील टाटा स्टील का मामला नहीं है गया था। तो भूषण स्टील टाटा स्टील दो कॉर्पोरेट्स की बात नहीं है ना भाई, क्यों नहीं है? अरे डेट टू इक्विटी कन्वर्जन है। अरे भैया गौरव जी जवाब दीजिए। कन्वर्जन है, गौरव जी जवाब दीजिए। बात है, आपको ये आर्ग्यूमेंट मानना पड़ेगा। आप लोग ना समझे वो अलग बात है, आपको ये आर्ग्यूमेंट मानना पड़ेगा। चलिए अंजना जी शांत कराइए। बोलिए गौरव। किया जाता है, ये बहुत स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कॉर्पोरेट इंडिया में। धन्यवाद। देखिए सबसे पहले तो कैसे गलत आर्ग्यूमेंट दी जाते हैं। कह रही है 2015 में मिस्टर कटोच ने कहा कि इस तरह से कार्रवाई हुई और ये नहीं होनी चाहिए थी। मैं 2016 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके बैठा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रथम दृष्टया ये है धोखाधड़ी, इसलिए केस चलेगा। बीच में ना बोले, शांत कराइए, बीच में ना बोले, शांत कराइए, शांत कराइए, आपने अपनी पूरी बात कही, अब उनको नहीं। जलेबी भाई तो आपको बुलाते हैं लोग, हरियाणा में आप जलेबी तो बना रही थी। मतलब मैं हमेशा टाइम देखती हूँ कि कितनी देर के बाद ये शुरू होगा। प्लीज, तुम तो बिना पैंट के बैठते हो, तुम क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? तुम पूरे कपड़े नहीं पहनते हो, तुम क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? आप तो पत्रकार रह के दलाली करती हो। आप बौखला गई, दिल्ली बौखला गई, पत्रकार रह के तो दलाली। आवाज बंद कीजिए, दोनों की आवाज बंद कीजिए। मैं आप दोनों से कह रही हूँ, देखिए आप पे में आकर ऐसा कुछ मत बोलिए कि बाद में आपको एम्बैरेसमेंट हो। प्लीज टॉपिक पर रहिए, प्लीज अपने अपने विषय पर रहिए, एक दूसरे पर निजी कमेंट्स करने से बचिए। आपके भी घर वाले, हमारे घर वाले, सड़क पर लोग मिलते हैं, वो बातचीत करते हैं, क्यों इस तरह के अपशब्द बोलने हैं? आप दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज स्टिक टू द टॉपिक। गौरव जी। अंजना जी, सबसे पहले तो अ स्पेड शुड बी कॉल्ड अ स्पेड। उनके बीच में कोई नहीं बोला, वो मेरे बीच में बोली। सबसे पहले जो सही है उसे सही कहना जरूरी है। सारे करोड़ों दर्शक देखते हैं, जब इनकी बारी पूरी हो जाती है तो मेरे बीच में बोलती है, गलत है। अब मैं आपको फैक्चुअल रिप्लाई देता हूं। सबसे पहले इन्होंने कहा
मिस्टर कटोच ने कहा। मिस्टर कटोच ने क्या कहा ये मायने नहीं रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा 2016 में ये मायने रखता है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की एक लाइन पढ़ रहा हूं, ये 2016 का जून का ऑर्डर है। In rejecting the prayer for quashing the proceedings against the petitioners is concerned, we find no justification in interfering therewith. इसका मतलब हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। दूसरी बात इन्होंने देखिए कहा 2000 करोड़ भाजपा मूर्ख। अरे मूर्ख कौन है? भारतीय राजनीति में हर कोई जानता है। अब मेरे हाथ में हाईकोर्ट का जजमेंट है, ये देखिए हाईकोर्ट का जजमेंट है और इसकी तारीख है 7 दिसंबर 2015। क्या कहता है हाईकोर्ट? Considering the fact that AGL has sizable assets of 2000 crore, it needs to be explained by petitioners as to what was the need to assign huge debt of 90 crores when this debt could have been easily liquidated by AGL from its sizable assets. अगर हिंदी में ट्रांसलेट कर दूं, क्या जरूरत थी जब 2000 करोड़ रुपए के आपके असेट्स हैं कि आपने 90 करोड़ का डेट लेके और जो है सारे शेयर ले लिए। आप 100 करोड़ के एसेट बेचती, 90 करोड़ का डेट खत्म हो जाता। ये हाईकोर्ट ने कहा है पैरा नंबर 32। इसका मतलब झूठा कौन? कांग्रेस की प्रवक्ता। बिना पढ़े लिखे चर्चा में कभी ना आना, क्योंकि बीच में ना बोले। अंजना जी बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, कोई बात नहीं। मूर्खता की बातें करते हैं नहीं, बीच में ना बोले। टॉपिक अधिवक्ता होकर महामूर्खता की बातें कर रहे हैं। बरनौल है भैया, बरनौल है, बरनौल लगाइए, जली हुई है, भस्म ना हो जाए। एसेट से उसको बेचकर पैसा दिया जा सकता था। तो आज आप लगाइए, क्यों बोल रही आपकी जल रही है आज बरनौल आपको जरूरत है। अरे भाई देखिए ऐसा है अंजना जी, ये मत कीजिए, ये सोशल मीडिया यहाँ मत लाइए आप लोग। मैं कह रही हूँ मुनीश एक बार यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्या ये जो एसेट्स को सेल करने की बात हो रही है, क्या ये मुमकिन था कि एसेट्स सेल करके जो ऋण था कि कांग्रेस पार्टी से भाई 90 करोड़ ऋण लिया है वो वापस दिया जा सकता था? देखिए अंजना, इसमें ईडी ने जो केस बनाया हुआ था वो मनी लॉन्ड्रिंग का बनाया हुआ था और उनका साफ तौर पे ये कहना था कि जब उन्होंने जांच की तो उनको पता चला कि 50 लाख रुपए, जो सीधे तौर पे ईडी का केस बनाया हुआ था कि 50 लाख रुपए खर्च करके आपको 2000 करोड़ की प्रॉपर्टीज मिल गई, ये ईडी ने केस बनाया हुआ था। और मनी लॉन्ड्रिंग को दिखाते हुए ईडी ने कई सारे। एक और सवाल है, ये एसेट एस्टिमेशन किसने किया कि 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी कि वो उस पे भी आर्ग्यू कर रही है? देखिए वो जो आर्गुमेंट है वो अलग अलग तरीके से है। मामले की जब जांच शुरू हुई थी और मामला जब आखिरी तक पहुंचा तो कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टीज थी जो ईडी ने अटैच की या फिर जिन प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई किया गया था उनकी वैल्यूएशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ती रही। ठीक है, तो जब आखिरी में ईडी ने उसकी वैल्यूएशन किया तो उसमें आया था लगभग 900 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, वो बढ़ते बढ़ते 1200 करोड़ रुपए की हुई। देखिए वो पॉलिटिकल है कि ये 2000 करोड़ की है या 800 करोड़ की है, 900 करोड़ की है, लेकिन ईडी ने जहां तक अपने जो जितनी भी उनकी रिलीज थी उसमें उन्होंने मेंशन किया कि लगभग 900 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज थी जो कि ईडी ने अटैच की हुई है अलग अलग जगहों पर। गौरव जी पूरी कीजिए अपनी बात। मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं, बट एक दूसरे पे अटैक मत कीजिएगा गौरव जी, नहीं तो फिर मेरे लिए मुश्किल होगी। प्लीज स्टिक टू द टॉपिक। नहीं वो कर रही हैं। मैंने अपने पूरा समय कोई पर्सनल अटैक नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, हाई कोर्ट जजमेंट, क्या कानून होता है इसी पे बात करी है। आप करना आपका काम ही है, ये है आप करना। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, देखिए यहां मुनीश पांडे जी बैठे हैं, आप उनसे ये सवाल पूछिए, पहला क्या जो पहला क्रिमिनल केस है वो खत्म हो गया? अभी कांग्रेस की प्रवक्ता क्या कह रही थी, 12 साल लग गए। आप ये बताइए प्राइवेट कंप्लेंट में एक बार जब ट्रायल चल रहा है तो क्या उसमें जांच एजेंसी का काम है? वो तो कोर्ट तय करेगा ना कि अगली तारीख कब होगी, कब खत्म होगा मुकदमा, और ये तो प्राइवेट कंप्लेंट का मैटर है। दूसरी बात मुनीश जी से पूछिए, ये जो मैंने हाईकोर्ट जजमेंट में बताया 2000 करोड़ का मामला है, आप ईडी के केस को अभी के लिए भूलिए, पहला जो केस चल रहा है उसमें 2000 करोड़ का एस्टिमेट, तो ये हाईकोर्ट के जजमेंट में आया है पैरा नंबर 32। क्या कॉग्निजेंस नहीं लेना राहत है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए पहले केस में, जो पहला मेन केस है? ये पूछिए मुनीश पांडे जी से, और वो क्या कहते हैं मैं भी जानना चाहूंगा। और अंत करूंगा एक बात कह के, एक राजनीतिक पार्टी न्यूज़पेपर चलाएगी, प्राइवेट प्रॉपर्टीज का रेंट लेगी, वो रेंट राहुल गांधी के पास जाएगा। एक प्रॉपर्टी ऐसी थी जिससे 60 लाख रुपए महीना रेंट आता था अंजना जी, 50 लाख रुपए देके 2000 करोड़ रुपए के एसेट्स ले लिए।
जब नेशनल हेराल्ड की एक प्रॉपर्टी से 60 लाख रुपए महीना रेंट आता था, ये कहा जा रहा है, कृपया करके बताएं। और अंत करूंगा एक बात और कह के, इन्होंने कहा प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती है, ये तो लीज पे दी गई है। तो यही तो इन्होंने किया, जो लीज पे प्रॉपर्टी दी थी एजेएल की, वो नई कंपनी को ट्रांसफर कर दी। जब आपने नई कंपनी में शेयर ट्रांसफर कर दिए तो सारे एसेट्स भी ट्रांसफर हो गए। ये बात कानूनी है। अब नहीं समझना चाहती कांग्रेस की प्रवक्ता तो कुछ नहीं किया जा सकता। और मुनीश जी के पास अब जाइए, 3 बातें मैंने कही, पूछे कि कोई भी गलत। अंजना जी आप मुझे बोलने दीजिए, इसके बाद आ रही हूँ, एक बार मुनीश से कमेंट लेना, प्लीज वेट। देखिए, जो गौरव भाटिया जी ने कहा उसमें एक तथ्य जो सबके सामने रखना चाहूंगा मैं कि जांच 12 साल की नहीं है। मामला शुरुआत में कोर्ट में था, लोअर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके खिलाफ में फिर हाई कोर्ट में गया और फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, और सारी कोर्ट के जो डायरेक्शन थे वो यही थे कि इस मामले में जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो तथ्य हैं उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। और तथ्य उसमें जो आरोप लगाए गए थे कि कहीं ना कहीं पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, उसके बाद में ईडी ने जांच शुरू की। हाँ, 4-5 साल की जांच जरूर ईडी ने की है, उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और बाकी तमाम जो लोग हैं उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए थे। दूसरा, जो ईडी ने बड़े आरोप इसमें लगाए हुए थे, और ये सबको समझने की जरूरत है, मामला सिर्फ प्रॉपर्टीज तक लिमिटेड नहीं था। जो यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई गई थी वो सेक्शन 25 ऑफ इनकम टैक्स के तहत बनाई गई थी, यानी कि आप किसी तरीके का मुनाफा नहीं कमा सकते हैं, लेकिन फिर भी जो आपको रेंट के जरिए पैसा आ रहा था, जो फेक इनवॉइसेस वहां पे थी, और ये सारे आरोप हैं। ये तथ्य हमारे नहीं है, ये ईडी के तथ्य हैं। ईडी ने ये आरोप पत्र में दाखिल किए हुए, इसके लिए मैं बता रहा हूं। ये जो बोल रहे हैं, आप गलत फैक्ट्स बोल रहे हैं। ठीक है, वो पूरा कर ले, फिर आप जवाब दीजिएगा। पूरा कीजिए आप 2 लाइन में। गलत है मुनीश जी। मुनीश, बात पूरी कीजिए। क्या बोल रहे हैं? जो ईडी ने अपने आरोप लगाए हैं सुप्रिया जी, मैं वो बता रहा हूं। मैंने पहले ही बोला कि ईडी के आरोप है, ये मेरे कोई तथ्य नहीं है इसमें। तो ईडी ने जब जांच शुरू की और उनको ये सारी चीजें पता चली, उसके बाद उन्होंने बोला कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है, उसके बाद ही प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया, उसके बाद ही आरोप पत्र दाखिल किया गया इस मामले में। ठीक है, अब आप इसका जवाब दीजिए। यंग इंडिया लिमिटेड नॉन प्रॉफिट, यहां तक तो आप भी सहमत होंगी, लेकिन क्या रेंट लिए जा रहे थे और जो अन्य प्रॉफिट्स हैं? सुप्रिया जी। अंजना जी, सबसे पहले तो जो ईडी के आपके रिपोर्टर हैं वो कुछ तथ्यात्मक रूप से गलत बातें बोल रहे हैं। सेक्शन 25 इनकम टैक्स एक्ट की नहीं, सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड सेक्शन 8 ऑफ द न्यू कंपनीज एक्ट के तहत यंग इंडिया का गठन हुआ था। पहले तो ये एक इन्होंने गलत बात बोली कि आईटी एक्ट नहीं, कंपनीज एक्ट के तहत हुआ था, वो गलत था तथ्य। दूसरा, ईडी ने जो कह दिया, क्या वो ब्रह्मवाक्य है? मैं तो ये पूछना चाहती हूं। अरे ईडी जांच एजेंसी है, जब कोर्ट जाती है तो उनका केस धराशायी हो जाता है। ईडी ने 2014 के बाद से अभी तक 6312 मुकदमे दर्ज किए हैं लोगों के खिलाफ। 95% इंडिया की ऑपोजिशन के खिलाफ है। 120 लोगों के खिलाफ अभी तक दोष सिद्ध कर पाए। ये तो ईडी की क्रेडिबिलिटी है। ईडी की क्रेडिबिलिटी तो ये है कि जिनके खिलाफ करती है वो बीजेपी का दामन थाम ले तो ईडी खत्म हो जाती है। दूसरी चीज, यहां पर कुछ तथ्यात्मक रूप से गलत बातें कही गई हैं, वो सही करनी जरूरी है। रेंट राहुल गांधी के पास आता था। राहुल गांधी एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के शेयर होल्डर है, एक पैसे का रेंट उनके पास नहीं आता है। अधिवक्ता तो आप कैसे हैं वो तो सारी दुनिया जानती है, आपको कॉर्पोरेट की भी थोड़ी बहुत समझ नहीं है। यहां पर कहा गया एसेट ट्रांसफर हो गए, एक एसेट एजेएल का ट्रांसफर नहीं हुआ है यंग इंडियन को। सारा का सारा एसेट यंग इंडिया का यंग इंडिया के पास ही है। बीच में मत बोलिए ना पत्रकार अच्छी, अरे तुम्हें तो वो भी नहीं दिया, गौरव जी उनको बोलने दीजिए। लेकिन ये ईडी का ही डेटा है। फिर से ईडी के कुल केसेस जो है उसमें सिर्फ 3% केसेस नेताओं पर है। आप जो कह रही हैं कि 96% मामले जो है वो ऑपोजिशन लीडर्स पर है, ये कैसे पॉसिबल है? सिर्फ 3% केसेस। जी मैं बोल लूं तो आप गौरव जी प्लीज। सुप्रिया जी अभी बताऊं मैं कैसे जमानत जब्त हुई थी। अंजना जी, अब आपको उनकी बातें बिल्कुल पर्सनल अटैक नहीं लग रही, आपको टोकना चाहिए। बिल्कुल लग रही है, मैंने उनको 3 बार टोका है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। गौरव जी प्लीज स्टॉप दिस। क्यों ऐसा कर रहे हैं? चलिए कोई बात, आपको खुद भी अच्छा नहीं लगेगा जब आप बाद में सुनेंगे कि मैंने क्या बोला। अंजना जी एक मिनट रुकिए, उन्होंने कैसे कहा कि अधिवक्ता कैसे बने? एक मिनट रुकिए, एक मिनट चुप होइए। अधिवक्ता कैसे बने, कैसे कहा आपके प्रोग्राम में? बताइए। अंजना जी मैं बोल लूं, आप भी उन पर अटैक कर रहे हैं, वो भी आप पर अटैक कर रही है। अब इसका एक ही उपाय है ना कि दोनों का मैं आपकी आवाज बंद कर दूं। प्लीज अब हो गया गौरव जी, आपने भी जितना बोलना था उससे ज्यादा ही बोल लिया है। प्लीज वापस टॉपिक पर आने दीजिए। सुप्रिया जी सवाल पर आते हैं। ईडी ने यह कहा है कि अभी तक जो उनके मतलब सबसे ज्यादा जो मार्च 2025 तक का आंकड़ा है जिसमें उन्होंने
1,54,594 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं। 96% मामलों में सजा उनकी हुई है। 3% केसेस सिर्फ नेताओं पर है और आप कहती हैं 90% से ज्यादा ईडी के केसेस ऑपोजिशन लीडर्स पर है। अंजना जी, मैं पार्लियामेंट के डेटा का जिक्र कर रही हूं यहां पर, ना आज तक का ना अपना। पार्लियामेंट में लिखित में सरकार ने यह डेटा दिया है 10 दिन पहले। पिछले 10 सालों में 193 एमपी एमएलए नेताओं पर केस दर्ज हुआ है, जिसमें से 96% केसेस ऑपोजिशन के खिलाफ हैं। 10 सालों की बात कर रही हूं मैं, और ये पार्लियामेंट का डेटा है, अनइम्पीचेबल होना चाहिए। नहीं, आप कह रही आउट ऑफ लीडर्स 96%, लेकिन उनके कुल केसेस में सिर्फ 3% पॉलिटिकल नेताओं पर है। ये ईडी का डेटा है, मैं भी कोई अपना पर्सनल डेटा नहीं दे रही हूं। अब अपनी बात पूरी कीजिए, जो वापस आप आर्ग्यूमेंट कर रही थी। पिछले 10 सालों में 193 एमपी एमएलए और नेताओं पर केस हुआ है, 96% ऑपोजिशन के। अनइम्पीचेबल फैक्ट है जो मैं आपके चैनल पर रख रही हूं, आपके दर्शक समझ जाएंगे इसको। आपने एसेट्स की बात करी, थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट को समझना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं इनके मस की बात नहीं है, लेकिन आप समझती हैं इस बात को। एजेएल का एक भी एसेट ट्रांसफर नहीं हुआ है। जो रेंट आता है वो एजेएल के जो नवजीवन, नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज चलाया जाता है, उसको चलाने में लगता है। उनकी सैलरी, उनकी ग्रेचुटी, उनकी पेंशन, उनका वीआरएस, उनके बिजली के बिल, उनके बाकी चीजों पे जाता है। यंग इंडिया के शेयर होल्डर को एक पैसा नहीं आता। अगर ये मूलभूत समझ नहीं हो पा रही है, वाया तो नॉन प्रॉफिट था ना, तो कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट समझने का क्या है इसमें? उत्तर देने दीजिए। वाया तो नॉन प्रॉफिट था ना। सुनिए, क्या जल्दी से गौरव जी कंक्लूडिंग रिमार्क, सिर्फ 2 लाइन जी, मैं उत्तर दे दूं, सिर्फ 2 लाइन का आता रिमार्क है जल्दी से। हाँ सुनिए, पहली बात व्यक्तिगत टिप्पणी 3 बार इन्होंने ही करी। तो आज आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस, क्योंकि आज कोर्ट से ईडी को बड़ा झटका लगा है नेशनल हेराल्ड केस में, लेकिन ईडी का ये कहना है कि उसके तथ्य सही हैं और वो इस केस को ऊपरी अदालत में ले जाएंगे। इसी पर आप देख रहे थे बहस।